नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा के बारे में हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो, चाहे यूरोपियन कंट्री के बारे में हो, चाहे स्पाउस वीज़ा के बारे में हो। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो यूरोपियन कंट्री के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने यूरोप में अप्लाई किया था, जो कि फैब इंटेक है। फैब इंटेक में जितने बच्चे अप्लाई नहीं किया था, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की थी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सितंबर इंटेक में जाना चाहते हैं 2023 के अंदर, जो गलतियां पिछले बच्चों ने की थी। हम चाहते हैं कि वो मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें जो सितंबर इंटेक में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक ये है कि आप उस चीज़ को मत देखें कि लास्ट डेट कब है, तब हम जाके हम अप्लाई करेंगे। उस दिन क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है जो यूनिवर्सिटी उसी टाइम मांग लेती है, जिसमें से आपको सिर्फ एक दिन का टाइम या 12 घंटे का टाइम देती है। तो वो डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाता है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी ये ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने किया था, जिन बच्चों ने लास्ट डेट को अप्लाई किया था। तो हर तरह की मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जो लास्ट डेट होती है उससे 1 महीना या 2 महीना पहले अप्लाई करें, ताकि अगर वो किसी प्रकार डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आप उसको अरेंज कर सकें। मान लीजिए आप फ्राइडे को अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें 1 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। सैटरडे और संडे को क्या होता है, यूनिवर्सिटी बंद होती है, तो आप डॉक्यूमेंट कहाँ से अरेंज कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आने वाले 6 महीने बाद दोबारा अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम ख़राब होगा, पैसा ख़राब होगा। क्योंकि पैसा और मनी दोनों इक्वल होते हैं। आपने पैसा बचा लो चाहे समय बचा लो, दोनों एक बराबर होते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, 1 महीना 2 महीना 3 महीना एडवांस होके चले। सबसे पहले आप पूरी रिक्वायरमेंट उनकी, पहले यूनिवर्सिटी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एलओआर की रिक्वायरमेंट है, एलओआर से पहले से अरेंज करें। कौन से एलओआर चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एमओआई अरेंज कर रहे हैं, एमओआई बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी कुछ बच्चों ने एमओआई अरेंज तो किया था, उसमें कुछ एलओआर एमओआई में स्पेलिंग मिस्टेक निकली थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, एलओआर एमओआई में तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, उसको ठीक करा के लाइए। जब ठीक कराने की बारी आती है, वही सैटरडे संडे को क्या हुआ, बंद हो गया। स्कूल बंद थे, किसी को कॉलेज बंद थे, जिसकी वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो गए। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लगाएं, सबसे पहले आप खुद पढ़ के देख लें स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक है। क्योंकि प्रोफेसर के नाम बिल्कुल ठीक थे, अगर आप दूसरे एलओआर में जा रहे हैं, वही प्रोफेसर का नाम था उसमें, तो उसमें क्या था, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे, जिसे हम कहते हैं एक स्पेलिंग उसमें कम था। तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, एडमिशन उनको रोक दी गई थी, होल्ड में डाल दिया था। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। दूसरा ये है कि जब भी आप एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल से स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेजना शुरू कर देते हैं, और जब यूनिवर्सिटी वाले जूम करके वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं या अपने सब्जेक्ट देखते हैं, मार्क्स चेक करते हैं, तो उसमें इतने छोटे छोटे अल्फ़ाबेट होते हैं कि यूनिवर्सिटी पढ़ नहीं पाती है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, तो उनको अवॉइड कर देती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी जो अकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, हमेशा कंप्यूटर के साथ ही स्कैन करें, वो भी हाई क्वालिटी के अंदर। जब भी यूनिवर्सिटी उसको जूम करके पढ़े तो वो आराम से पढ़ पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। इससे क्या होता है कि अगर अवॉइड कर देते हैं, अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को पढ़ने में टाइम लगता है। अगर आप दोबारा भेजेंगे फिर टाइम लगेगा, फिर 15-20 दिन आपके ख़राब होंगे। तो आपने ये देखना है कि जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, हमेशा कंप्यूटर स्कैन का ही हेल्प लें। दूसरा ये है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये भी देखें एम्बेसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्या आप एम्बेसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हो रहे हैं, कि एम्बेसी ने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे, क्या आपके वो डॉक्यूमेंट सारे ठीक है, आपका पैन कार्ड ठीक है कि नहीं है, उसकी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप फादर के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो फादर के भी स्पेलिंग एक बार चेक कर लें। कई बार क्या होता है, स्पेलिंग का बहुत इशू होता है, कई बार सरनेम होता है, कई बार सरनेम नहीं होता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो 6 महीना पुराना होना चाहिए। अगर नया है तो उसमें आधे पैसे होने चाहिए, अगर पुराना है उसमें भी कम से कम पैसे होने चाहिए। तो उसमें फ़ंडों के बारे में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी कि यूरोप में जब फ़ंड अप्लाई करें तो कैसे पता लगेगा 3 मंथ ओल्ड दिखाने, 1 महीने पुराने दिखाने, 1 दिन पुराने दिखाने, या 90 भी चल जाएंगे या साल पुराने भी चल जाएंगे। तो इसमें हर कंट्री का एक अलग अलग क्राइटेरिया है। फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 मंथ ओल्ड होनी चाहिए विद प्रूफ के साथ। लाटविया में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 दिन पुराने भी चल जाएंगे, बट आपका जो अकाउंट है वो पुराना होना चाहिए। अगर 2 अकाउंट दिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नवा और पुराना दोनों चल जाएगा। अगर आप इटली में दिखा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी में तो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेन में आप 90 भी दिखा सकते हैं और पुराने भी दिखा सकते हैं, उसमें फ़ंडों को कोई दिक्कत नहीं। बस हर जब भी आप फ़ंड दिखाएं, हमेशा प्रूफ दिखाएं कि ये पैसे हमारे हैं। ये ना हो आप किसी से उधार मांग ले, उधार मांग के जब भी दिखाते हैं एम्बेसी कहती आज ये अकाउंट खुलवाया है, आज इन्होंने पैसे डलवा दिए, इतने पैसे कहाँ से आए, ना उनके पास ITR है। तो उनको लगता है कि ये फ़ंड सफिशिएंट नहीं, तो कई वजह से बच्चों के वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण भी हैं जिन बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं यूरोप के अंदर। कारण ये है कि डॉक्यूमेंट गलत लग गए थे, कवर लेटर सही तरह मेंशन नहीं किया था, इंश्योरेंस आपने गलत लगा लिए, फ़ंड आपने फेक लगा दिए हैं, या फ़ंड आपके जेन्युइन नहीं थे,
जिस तरीके से एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट मांगे थे आपने उस तरीके से आपने अरेंज करके नहीं दिए। पीसीसी तो मांगी, बट कईयों ने क्या पासपोर्ट सेवा की अप्लाई करनी होती है, लोग क्या करते हैं अपने लोकल थाने के अरेंज करा के दे देते हैं। जब भी आप पीसीसी अप्लाई करें किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो आप फॉरेन कंट्री जो अप्लाई करने जा रहे हैं पीसीसी, हमेशा पासपोर्ट सेवा केंद्र की ही अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करना ही होती है, 500 रुपये कुछ फीस होती है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप जब भी आप किसी लोकल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें फॉरेन की कंट्रियों के अंदर, हमेशा पासपोर्ट सेवा केंद्र का ही अप्लाई करें। नहीं तो उसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा समय खराब हो जाता है, क्योंकि पीसीसी अप्लाई करने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग जाता है। तो आप पहले से क्लियर कर लें। आप किसी से भी अप्लाई करवा रहे हो, एजेंट से अप्लाई कर रहे हो, खुद अप्लाई कर रहे हो या मुझसे अप्लाई करवा रहे हो, आप ये जरूर क्लियर कर लें कि जो पीसीसी अप्लाई करनी है लोकल अप्लाई करनी है या पासपोर्ट सेवा केंद्र अप्लाई करनी है। जो पासपोर्ट सेवा वाली जो पीसीसी होती है वो हमेशा इंटरनेशनल मानी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, पीसीसी को अपोस्टल करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। बिना पोस्टल करे आप डॉक्यूमेंट ऐसे ही दे देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। वो कहेंगे कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को पोस्टल करा के लाइए, तभी हम आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे, या फिर आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आएँ। तो आप सबसे पहले ये सारी बातें क्लियर कर लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन कौन से एम्बेसी में डॉक्यूमेंट लगने हैं और कैसे लगने हैं, कब दिखाने हैं। तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए इनके बारे में। तो बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। तो वीज़ा तो मैं कहूँगा उन्हीं का रिफ्यूज़ हो रहा है जो तैयारी करके नहीं जाते हैं, जो एजेंटों के सहारे बैठे हुए हैं, जो अपनी मनमानियाँ करते हैं। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और एम्बेसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तभी आपको वीज़ा मिल पाएगा, चाहे वह विदाउट आइलेट्स हो चाहे विद आइलेट्स हो। ऐसा नहीं है कि हमें एम्बेसी जानबूझ के वीज़ा रिफ्यूज़ करती। एम्बेसी वीज़ा उन्हीं का रिफ्यूज़ करती है जो एम्बेसी को तंग करने आते हैं। फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे एम्बेसी तंग होगी, गलत डॉक्यूमेंट लगाएंगे एम्बेसी तंग होगी। आप एमओआई के साथ अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती है तो एम्बेसी तंग होगी। क्योंकि एम्बेसी वीज़ा उन्हीं को देती है जो जेन्युइन है, उनको लगता है कि बच्चे अब सच में पढ़ने आ रहे हैं या कंट्री मूव होने नहीं आ रहे हैं। आँख बंद करके आपको वीज़ा जरूर मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से। अगर आप पंजाब से भी हो, मैं पंजाब को क्यों कहता हूँ कि आप आइलेट्स के साथ अप्लाई करो, क्योंकि पंजाब में जो लोग अप्लाई करते हैं ज़्यादातर आइलेट्स खरीद के डालते हैं कि 1 लाख 2 लाख दे दिया आइलेट्स मिल जाता है। पर ऐसी बात में कोई अभी कोई सच्चाई नहीं है, पहले होता था अब नहीं हो रहा है।